Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? This is our 5th day plan out of the 10 days overall plan for all the students who are going to appear from Punjab board as well as federal board. आज के प्लान में मैं 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। 2 चैप्टर्स हमारे पास हैं, एक तो थर्मोकेमिस्ट्री जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के दौरान पैदा होने वाली हीट को स्टडी करते हैं, और दूसरा चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास। इन दोनों चैप्टर्स में से 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। ये 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट की एफर्ट से आप सिक्योर कर सकते हैं, यानी 10 नंबर का पेपर पंजाब बोर्ड में और तकरीबन 9 नंबर का पेपर फेडरल बोर्ड में आप सिक्योर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द मोमेंट आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज, ये फुल एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा होता हूं, साथ ही इसके अंदर चैप्टर में मौजूद कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके सामने रख रहा होता हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, डिफरेंशिएट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले आपने कॉलम बनाना है सेंटर में, एक तरफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन करें, ए रिएक्शन विच अकर्स विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, यानी ऐसा प्रोसेस ड्यूरिंग विच एनर्जी इज इवॉल्व या एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दूसरी तरफ देखें, ए रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी वो तमाम प्रोसेसेस जिनके दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, और ऐसे केमिकल रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। एक्सोथर्मिक की एग्जांपल्स जैसे फ्रीजिंग, कंबस्चन, कंडेंसेशन। याद रखें इन तीनों प्रोसेसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं। जिस अमल में भी पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और जिस अमल में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जैसा कि एवेपोरेशन, सब्लिमेशन, एटोमाइजेशन। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप डायग्राम को देखें, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल हाई जबकि प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल लो होता है। जब और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो गैप आपको नजर आ रहा है उसको मैंने डेल्टा एच के एरो से मेंशन किया, यानी ये डेल्टा एच कहलाता है, जिसे इंथैल्पी कहते हैं। राइट साइड पर दूसरी डायग्राम देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल लो जबकि प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल हाई है। तो ये दोनों फर्क भी आपके जहन में रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2b, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। इंथैल्पी को डेल्टा एच से जाहिर करते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम में भी इंथैल्पी बताई है, ये दोबारा देख लें। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी के डिफरेंस को इंथैल्पी का नाम दिया गया, खा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है खा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेफिनेशन क्या करेंगे, टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम, यानी टोटल हीट कंटेंट को आपने कंसीडर करना है। याद रखें ये एक स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है, वो पाथ या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इसको डेल्टा एच से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश क्लियरली स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कंडीशंस आप में आपके जहन में रहनी चाहिए, जिन कंडीशंस के तहत हम इंथैल्पी को स्टडी करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस 2 हैं, 25 सेल्सियस टेम्परेचर गैसेस के लिए, 1 atm प्रेशर, जबकि सॉल्यूशंस के लिए 1 मोलर कंसंट्रेशन हो सकती है। तो यहां पर हम 2 कंडीशंस को जहन में रखेंगे, 25 सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। हम किस रिएक्शन को की इंथैल्पी को स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे और किस रिएक्शन की इंथैल्पी को स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का टाइटल देंगे। सबसे पहले तो इनकी कंडीशंस आपने तय कर लेनी है।
कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो जिसमें कोई भी सब्सटेंस हो, रिएक्टेंट और तरह के हों जबकि प्रोडक्ट और तरह के जनरेट हो जाएं, यानी केमिकल रिएक्शन बाकायदा तौर पर हो अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, उस रिएक्शन की इंथैल्पी को डेल्टा एच नॉट रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसा कि मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर कंबस्चन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा कर रहे हैं, तो हमने इस रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा एच नॉट आर का नाम दिया है। और इसकी वैल्यू भी आपने पेपर में लिखनी है -892 किलो जूल पर मोल। दूसरी तरफ आ जाए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 3 शर्तें आपने किसी भी रिएक्शन में देखनी है, अगर वो पूरी हो रही हैं तो उस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का टाइटल दे सकते हैं। नंबर 1, पहली शर्त यह है रिएक्टेंट मस्ट बी इन देयर एलिमेंटल स्टेट। ये मैंने राइट साइड वाले कॉलम के आखिरी पैराग्राफ में इक्वेशन के नीचे लिखा है, रिएक्टेंट मस्ट बी इन देयर एलिमेंटल स्टेट। दूसरी शर्त यह है कि रिएक्टेंट मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। मसलन हाइड्रोजन की नेचुरल स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट गैस है तो वो गैस की हालत में लिखी हो। कार्बन की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो उसके नीचे सॉलिड लिखा होना चाहिए। बोरोमीन की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो उसके नीचे लिक्विड लिखा होना चाहिए। यानी पहली शर्त है तमाम रिएक्टेंट्स एलिमेंट की हालत में हों। दूसरी शर्त है कि रिएक्टेंट अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में हो। तीसरी शर्त मैंने पहले पैराग्राफ में लिखी है राइट साइड पर, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, यानी प्रोडक्ट हमेशा 1 मोल ऑफ कंपाउंड हो। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो रही हैं तो उस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का टाइटल देंगे। जैसे इक्वेशन देखें, H2 + 1/2 O2 गोज टू H2O। अब H2 भी एलिमेंट है, O2 भी एलिमेंट है और ये दोनों गैशियस हालत में है जबकि प्रोडक्ट 1 मोल है। इसका मतलब है तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो हम इस रिएक्शन की इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, डेट इज -285.58 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन द फॉलोइंग इंथैल्पीज एंड गिव 1 एग्जांपल। सबसे पहले है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपने ऐसी इंथैल्पी चेंज स्टडी करनी है जिसमें 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी सोल्यूट 1 मोल लेना है और उसको आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है हत्ता के इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन पैदा हो जाए। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर सॉल्यूट ऐड करने पर मजीद किसी किस्म की हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब ना हो, डेट इज कॉल्ड इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप देखें Na2CO3 को हमने पानी में डिसॉल्व किया, Na पॉजिटिव आइन एक्वस बन गया यानी हाइड्रेटेड हो गया और कार्बोनेट नेगेटिव आइन भी एक्वस हो गया यानी हाइड्रेटेड हो गया और डेल्टा H नॉट सॉल्यूशन की वैल्यू है -25 किलो जूल पर मोल। याद रखें इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। जैसे पीछे मैंने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाई है वो भी एक्सो और एंडो दोनों तरह की हो सकती हैं, यानी उसमें डेल्टा H नॉट का सिंबल माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी ऐसा इंथैल्पी चेंज है कि जब 1 मोल गैशियस आइन, मतलब आपने NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दिया तो Na पॉजिटिव गैशियस आइन उसके गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर दें और उसको हाइड्रेटेड आइन बना दें अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। जैसे गौर करें सोडियम सेंटर में आपको ये जो मैंने नीचे डायग्राम बनाई है हाथ से, सोडियम पॉजिटिव आइन आपको नजर आ रहा है। उसके दाईं तरफ भी वाटर है, बाईं तरफ भी वाटर, ऊपर भी, इसी तरह नीचे भी वाटर होगा, पीछे भी, हर तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल इस पॉजिटिव आइन को सराउंड कर लें और सराउंड इस तरह से करेंगे कि वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जबकि सोडियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती हैं जिनको आइन डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है। आगे जाकर एक क्वेश्चन भी आएगा कि जब हाइड्रेशन होती है
तो आइंस और सॉल्वेंट के दरमियान कौन सी मेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं, तो हम यहां ही बता देते हैं कि आइन और वाटर एक डाइपोल है, लिहाजा इनके दरमियान आइन डाइपोल फोर्सेस पैदा होती। चूंकि आइन पॉजिटिव है और वाटर के नेगेटिव पोल्स नेगेटिव हैं, लिहाजा इनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए आम तौर पर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नेगेटिव कंसीडर की जाती है। जैसे देखें नीचे इक्वेशन है, सोडियम पॉजिटिव गैसियस आइन, पानी डाला, दूसरी तरफ जाकर प्रोडक्ट में सोडियम पॉजिटिव एक्वस आइन बन गया, यानी हाइड्रेटेड हो गया। अब आप इसको दूसरी शक्ल में एक और डेफिनेशन देखते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऐसा इंथैल्पी चेंज है विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, यानी रिएक्टेंट वाली साइड पर एलिमेंट होना चाहिए, यह शर्त है, इन इट्स स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट, और वो अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी, जैसे सोडियम है तो सॉलिड होगा, ब्रोमीन है तो लिक्विड होगा, हाइड्रोजन है तो गैस होगा, इनटू गैसियस एटम्स, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पर हमेशा गैसियस एटम बनना है 1 मोल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। इसको हम डेल्टा H नॉट एटोमाइजेशन से शो करते हैं। याद रखें ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में एटम्स को सेपरेट करने के लिए हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। 3 शर्तें मैंने बताई हैं, रिएक्टेंट वाली साइड पर एलिमेंट हो, रिएक्टेंट वाली साइड पर एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में हो, प्रोडक्ट हमेशा 1 मोल गैसियस एटम हो, गैसियस एटम, प्रोडक्ट हमेशा गैसियस एटम होना चाहिए। ये बात आपको MCQs में भी आ सकती है, और ये प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होता है। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ऐसी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऐसी इंथैल्पी चेंज है व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। नीचे बैलेंस इक्वेशन देखें, इसमें मीथेन लिया है जो कि 1 मोल होना चाहिए, ये शर्त है, और अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। मीथेन की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट गैस होती है, इसलिए नीचे गैस है, और ऑक्सीजन एक्सेस में है, जबकि प्रोडक्ट दोनों एलिमेंट्स के ऑक्साइड बने हैं इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों एलिमेंट्स कौन से, जो मीथेन के अंदर है, मीथेन में कार्बन है, वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और हाइड्रोजन है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के वाटर में कन्वर्ट हो गया। याद रखें कंबस्टन की इंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है -892 किलो जूल पर मोल। एक्सप्लेन व्हाई द इंथैल्पी lattice enthalpy of an ionic compound is typically a large negative value। देखिए लैटिस एनर्जी किसको कहते हैं, जब आप 1 मोल गैसियस पॉजिटिव आइन और 1 मोल गैसियस नेगेटिव आइन को आपस में जोड़ते हैं, यानी अपोजिटली चार्ज्ड आइन आपस में मिलते हैं, और उनके मिलने से 1 मोल सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल बनता है। ये मैंने इक्वेशन भी लिखी है, Na पॉजिटिव गैसियस आइन, Cl नेगेटिव गैसियस आइन, दूसरी तरफ जाकर वो 1 मोल सॉलिड आयोनिक कंपाउंड बना रहा है। चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और वो तेजी से एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो मोर स्टेबल यानी लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी लैटिस इंथैल्पी स्टडी होती है फॉर्मेशन की, वो लार्ज नेगेटिव वैल्यू आती है, चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनते हैं जो आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसके दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। What factors influence the magnitude of lattice energy? Lattice energy चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, और चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज रेशो। मतलब चार्ज पर भी डिपेंड करती है और साइज पर भी। असूल याद रखें, जितना चार्ज ज्यादा होगा किसी आइन पर, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी उतनी ज्यादा होती हैं। मसलन यहां मैंने एग्जांपल दी है,
मैग्नीशियम के ऑक्साइड और सोडियम के क्लोराइड की, दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन देखें एग्जांपल, MgO की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है और NaCl की लेटेस्ट एनर्जी कम है। वजह क्या है? क्योंकि मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है और सोडियम पर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है और क्लोरीन पर -1 चार्ज है। +2 और -2 वाले एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, +1 और -1 वाले एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा और सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है। तो यहां हमने असूल तय कर लिया, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर साइज ऑफ आयन, आयोनिक रेडियस। असूल है कि जितना साइज छोटा होगा केटाइन का भी और एनाइन का भी, उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। क्योंकि स्मॉलर आयन एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाते हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी उनके दरमियान ज्यादा होती है। जैसे लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी लास्ट लाइन में देखें ज्यादा है और पोटासियम फ्लोराइड की कम है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है जबकि पोटासियम का साइज बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन व्हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब लेटेस्ट इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को हम स्टडी करते हैं तो कोई भी गैसियस पॉजिटिव आयन है उसके गिर्द वाटर के नेगेटिव पोल्स इकट्ठे हो जाते हैं और कोई भी गैसियस नेगेटिव आयन है उसके गिर्द वाटर के पॉजिटिव पोल्स इकट्ठे हो जाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ये रिलीज एनर्जी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट कहता है व्हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। नीचे एक और उसने हिस्सा दिया, व्हाट आर द मेन इंटरैक्शंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो चूंकि आइन है, हाँ वो पॉजिटिव हो हाँ वो नेगेटिव हो, और सॉल्वेंट में अगर वाटर है, वाटर तो पोलर है, पोलर का मतलब उसमें डाइपोल मौजूद है, इसका मतलब है डाइपोल और आइन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको स्टेबलाइज करती है। लिहाजा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड आइन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सप्लेन व्हाट ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट अबाउट एनर्जी चेंज। पहली बात तो ये जहन में रखें, मैंने एक एग्जांपल लिखी है, अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड पानी में डिसॉल्व किया, दूसरी तरफ जाकर डेवलप कर रहा है अमोनियम पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस नाइट्रेट नेगेटिव आयन वो भी एक्वस। इस प्रोसेस की इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है +15.9 किलो जूल पर मोल। अब ये पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करती है कि इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है जब सोल्यूट ने सॉल्वेंट ने सराउंड किया है। इसका मतलब है मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल को अलग करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी दरकार है देन इज रिलीज्ड व्हेन न्यू इंटरैक्शंस आर फॉर्म। यानी जो इंटरैक्शंस उनके दरमियान डेवलप हुई हैं उनके दौरान थोड़ी एनर्जी रिलीज हुई है हाइड्रेशन में, जबकि इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार है वो ज्यादा चाहिए हमें। दूसरी एग्जांपल देखिए नीचे मैंने दी है, Na2CO3 सॉलिड गोज टू प्रोड्यूस 2Na पॉजिटिव गैसियस आयन एक्वस आयन प्लस कार्बोनेट नेगेटिव एक्वस आयन। इस प्रोसेस डेल्टा H0 सॉल्यूशन, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है -25 किलो जूल पर मोल। अब ये ज्यादा एनर्जी जो रिलीज हो रही है इसका मतलब ये है कि इस सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जबकि इनको बनाने के लिए जो एब्जॉर्ब हुई है वो कम हुई है, यानी ज्यादा एनर्जी इनको तोड़ने के दौरान रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्रा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा पूरा, इंथैल्पी की वैल्यू भी दी जाएगी डेल्टा H की। अब डेल्टा H की वैल्यू खुद बता रही है कि प्रोसेस नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक की डायग्राम जब आपने एलैबोरेट करनी है आपने एक्स एक्सिस के ऊपर एनर्जी का रिएक्शन प्रोग्रेस बताना है और वाई एक्सिस पर आपने एनर्जी लेवल शो करना है।
इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एनर्जी के लिहाज से तरतीब देना है। डायग्राम में देखें, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल हाई जबकि प्रोडक्ट लो एनर्जी लेवल पर मैंने लिखे हैं। एक्सोथर्मिक में होता ही ये है कि रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल हाई होता है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल लो होता है। जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उसको मैंने एरो से शो किया है, टाइटल दिया है एरो का, और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू -890.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही। चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरह का ग्राफ आप एंडोथर्मिक के लिए शो करेंगे। ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आपको इक्वेशन दी हुई है जिसकी डेल्टा एच पॉजिटिव है। आपने फर्क क्या करना है, आपने रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल लो करना है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल हाई करके शो करना है। नेक्स्ट देखिए, राइट इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स, स्टेट भी शो करें, सिंबल भी शो करें, डेट रिप्रेजेंट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन। अब पहली शर्त यह थी कि ऑक्सीजन एलिमेंट हो, एलिमेंट ही है। ऑक्सीजन अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में हो, गैस की हालत में होता है, वही है। प्रोडक्ट 1 मोल गैसियस एटम हो, वही है। तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब ब्रोमीन की इक्वेशन लिखनी है। ब्रोमीन की नेचुरल स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है और उसका फार्मूला Br2 होता है। प्रोडक्ट वाली साइड पर हमें ब्रोमीन 1 मोल गैसियस एटम चाहिए, वही लिखा हुआ है। बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट वाली साइड पर 1/2 मेंशन कर देंगे, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में भी 1/2 मेंशन करेंगे। यहां 2 की कंपोजिंग मिस्टेक है, वो आप लिख लीजिएगा। 1/2 आता है O2 से पहले। नेम द इंथैल्पी चेंजेस डेट अकर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखें, सबसे पहले कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक्सेस में है और दूसरी तरफ जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे। इसको इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी कह सकते हैं, इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि तीनों की शर्तें जो शुरू में मैंने आपको बताई हैं एक इक्वेशन में पूरी हो रही। दूसरी इक्वेशन में सिर्फ रिएक्शन हो रहा है, ना एटोमाइजेशन हो रही है, ना न्यूट्रलाइजेशन, ना फिर हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही है, ना ही कंबस्शन हो रही। तो हम इसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का टाइटल देंगे। तीसरी इक्वेशन में देखें, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट, तो इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का टाइटल भी दे सकते हैं। What do you expect about the value of entropy, whether it is positive or negative? आपको इक्वेशन दे दी गई है, गौर करें। पहली इक्वेशन में नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल, 3 और 1 4, यानी रिएक्टेंट के टोटल 4 मोल है, जबकि प्रोडक्ट बनी है अमोनिया और उसके 2 मोल है। इसका मतलब इस रिएक्शन के प्रोसीड करने में प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम हो गए। भाई, जब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम हो जाएंगे तो पार्टिकल्स के दरमियान डिसऑर्गेनाइजेशन या डिस्टरबेंस कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में इंट्रोपी चेंज भी कम हो जाएगा, यानी डेल्टा एस इंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगा। दूसरी इक्वेशन देखें, 2HI गोज टू H2 प्लस I2, यानी HI के मोल्स हैं 2, H2 का 1 मोल है और I2 का भी 1 मोल है। इसका मतलब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल इक्वल हैं। डेल्टा N 0 है, ना कोई फर्क आया नंबर ऑफ मोल्स में, ना मॉलिक्यूल्स में। इसका मतलब इस रिएक्शन में इंट्रोपी के अंदर कोई खास चेंज नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 या वेरी स्मॉल इंट्रोपी चेंज कंसीडर किया जाएगा। डिफाइन द फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल फॉर ईच। सबसे पहले है, ये चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया हमारा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसको Ka भी कहा जाता है। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc होता है, वैसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट को Ka का टाइटल दिया जाता है। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए सॉल्यूशन को शो करता है। मसलन नीचे एक सॉल्यूशन बनाते हैं, आपके पास एक वीक एसिड है Ha एक्वस, आयोनाइज होकर पैदा कर रहा है H पॉजिटिव आइन और A नेगेटिव आइन। जब आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka लिखेंगे, ऊपर हमेशा प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और नीचे हमेशा रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, लिहाजा आपने लिखा Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव आइन मल्टीप्लाई बाय A नेगेटिव आइन डिवाइडेड बाय Ha।
जबकि नीचे वाली इक्वेशन में देखें एसिटिक एसिड आयोनाइज होकर H पॉजिटिव आइन और एसीटेट नेगेटिव आइन पैदा कर रहा है। Ka की वैल्यू लिखी है, ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, नीचे रिएक्टेंट एसिटिक एसिड लिख दिया आपने। नेक्स्ट है डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइंस ऑफ ए स्पेरिंगली soluble salt in its saturated solution where each concentration is raised to the power of its coefficient in the balance equation। मसलन देखें सिल्वर क्लोराइड सॉलिड है, आपने पानी में डिजॉल्व किया, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड है, यानी बहुत थोड़ा सा पानी में हल होता है। जब ये थोड़ा सा पानी में हल होगा तो थोड़े से पॉजिटिव एक्वस आइन पैदा करेगा सिल्वर पॉजिटिव आइन, और थोड़े से नेगेटिव एक्वस आइन क्लोराइड के पैदा करेगा। अब आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP कैसे लिखना है? इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आइन। सिल्वर का कोएफिशिएंट इक्वेशन में 1 है और क्लोराइड का कोएफिशिएंट भी 1 है। दोनों 1 1 को सिल्वर की पावर भी बना दें, क्लोराइड की पावर भी बना दें। ये जो KSP है इसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहा जाता है, और याद रखें ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। डिफाइन कॉमन आइन इफेक्ट। डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, या कहेगा डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली soluble salt when a strong electrolyte containing a common ion is added into it। याद रखें वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं जो बहुत कम आयोनाइज होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं जो ज्यादा आयोनाइज होता है। मसलन सिल्वर क्लोराइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इक्वेशन देख लें इसकी, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रही है कि सिल्वर क्लोराइड को आपने पानी में डिजॉल्व किया, ये बहुत थोड़ा सा आयोनाइज होकर सिल्वर पॉजिटिव एक्वस आइन पैदा करेगा और क्लोराइड नेगेटिव एक्वस आइन पैदा करेगा। अब आप सोडियम क्लोराइड को इसके अंदर डिसॉल्व कर दें, NaCl को इसमें हल कर दें। जब आप NaCl को इसमें हल करेंगे तो NaCl भी आयोनाइज होगा और वो एक्स्ट्रा क्लोराइड आइन पैदा करेगा, चूंकि वो भी आयोनाइज होकर Na पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आइन पैदा होंगे। अब इस बीकर में पहले भी क्लोराइड आइन मौजूद थे सिल्वर क्लोराइड के, और सोडियम क्लोराइड ने भी क्लोराइड आइन पैदा कर दिए। इसका मतलब क्लोराइड आइन की कंसंट्रेशन कॉमन हो गई और बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ली शैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रोडक्ट वाली साइड पर अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और जो ही बैकवर्ड जाएगा सिल्वर क्लोराइड की आयोनाइजेशन का अमल सप्रेस हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट हाइड्रोलिसिस एंड डिसोल्यूशन। पहली बात फर्क याद रखें, हाइड्रोलिसिस एक केमिकल रिएक्शन है जो साल्ट और वाटर के दरमियान होता है। डिसोल्यूशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल सोल्यूट के गिर्द घेरा डाल लेते हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस में एक नई चीज, एक नया आइन बन जाता है, जबकि डिसोल्यूशन एक फिजिकल चेंज है, उसमें कोई नई चीज नहीं बनती। हाइड्रोलिसिस के अमल में पीएच भी चेंज हो सकती है, जबकि डिसोल्यूशन में पीएच में कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे नीचे देखें एग्जांपल दी है, सोडियम एसीटेट को पानी में डिसॉल्व किया और हाइड्रोलिसिस करवाई है, एक एसिटिक एसिड बन गया और एक NaOH बन गया, यहां रिएक्शन हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ NaCl सॉलिड लिया और उसको पानी में डिसॉल्व किया, Na पॉजिटिव एक्वस आइन बन गया, Cl नेगेटिव एक्वस आइन बन गया, ये एक फिजिकल चेंज है। डिफरेंशिएट एसिडिक एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर एक ऐसा बफर है जो दो चीजों को मिलाने से बनता है, वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि बेसिक बफर एक ऐसा बफर है जो दो चीजों को मिक्स करने से बनता है, वीक बेस एंड साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिडिक बफर की पीएच 7 से कम होती है
और बेसिक बफर की पीएच 7 से ज्यादा होती है। एसिडिक बफर एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच के अंदर आने वाली चेंज को रेजिस्ट करता है और बेसिक बफर बेसिक सॉल्यूशन में पीएच के अंदर आने वाली चेंज को रेजिस्ट करता है। एसिडिक बफर की एग्जांपल एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट और बेसिक बफर की एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। Which salt would you expect to dissolve more readily in acidic solution? बेरियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फाइड। दोनों की KSP वैल्यू हमें दी गई है। असूल यह है कि जिसकी KSP ज्यादा होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा और जिसकी KSP कम होगी वो कम सॉल्युबल होगा। यहां बेरियम कार्बोनेट की KSP वैल्यू ज्यादा है, कॉपर सल्फाइड की KSP वैल्यू कम है, लिहाजा बेरियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कॉपर सल्फाइड के मुकाबले में ज्यादा होगी। Why does common ion effect decreases solubility of a less soluble salt? अभी मैंने बताया कि ली शैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर प्रोडक्ट वाली साइड पर किसी कॉमन आइन की वजह से कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए, रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मसलन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने एक बीकर में लिया, सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर क्लोराइड, वो आयोनाइज होकर पैदा करेगा सिल्वर आइन और साथ पैदा करेगा क्लोराइड आइन। जो ही आपने इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया सोडियम क्लोराइड, वो भी आयोनाइज हो जाएगा और उसने एक्स्ट्रा क्लोराइड आइन पैदा कर दिए और क्लोराइड आइन पहले वाले सिल्वर क्लोराइड के क्लोराइड आइन के कॉमन है, दोनों कॉमन है, तो क्लोराइड आइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई, रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। नतीजा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आइन सिल्वर के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे और सिल्वर क्लोराइड की डिसोल्यूशन कम हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए हम कॉमन आइन इफेक्ट की रोशनी में ये कहते हैं कि कॉमन आइन की वजह से आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज कर जाती। स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। डेफिनेशन वही है कि पॉजिटिव गैसियस आइन पॉजिटिव एक्वस आइन और नेगेटिव एक्वस आइन को मोलर कंसंट्रेशन में लिखना है और उनकी कोएफिशिएंट्स को पावर बना देना है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट पर असर अंदाज होते हैं? 5 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 कॉमन आइन इफेक्ट, नंबर 3 नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर 4 pH of solution, नंबर 6 presence of complexing agent। नेक्स्ट देखिए प्रूव बाय इक्वेशन। व्हाट हैपन्स व्हेन Na2CrO4 इज एडेड टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लेड क्रोमेट। पहली बात ये याद रखें, लेड क्रोमेट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये जनरेट करता है लेड पॉजिटिव एक्वस आइन और क्रोमेट नेगेटिव एक्वस आइन। जबकि सोडियम क्रोमेट को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं वो पैदा कर, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पैदा करता है सोडियम पॉजिटिव आइन एक्वस और क्रोमेट नेगेटिव एक्वस आइन। अब आप गौर करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन भी हुई और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन भी हुई। दोनों की आयोनाइजेशन के नतीजे में सॉल्यूशन के अंदर क्रोमेट आइन लाजमी पैदा। इसका मतलब है क्रोमेट आइन दोनों में कॉमन है और कॉमन आइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई। लिहाजा ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक प्रोडक्ट वाली साइड पर एक आइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। If the concentration of hydrogen ion in a solution is 1 into 10 raised to power minus 5, what is the pH of the solution? तो pH का फार्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन कंसंट्रेशन। सोरेनसन से ने ये हमें फार्मूला दिया था, तो आपके पास H पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन दी हुई है 1 into 10 raised to power minus 5, उसी का नेगेटिव लॉग ले लें कैलकुलेटर से, आंसर आएगा pH इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखें, द pH ऑफ 0.10 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फार्मिक एसिड HCOOH एट 25 सेल्सियस इज 2.38। ये pH दी हुई है। कैलकुलेट Ka फॉर द फार्मिक एसिड एट दिस टेम्परेचर। Ka कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट को, और इसके लिए एसिड का आयोनाइज होना जरूरी है। तो सबसे पहली इक्वेशन देखें मैंने लिखी है HCOOH और इक्विलिब्रियम बनी है, दूसरी तरफ जाकर आइंस पैदा हो रहे हैं।
पहला आइन है H पॉजिटिव आइन और दूसरा है फॉर्मेट नेगेटिव आइन HCOO नेगेटिव। अब जब आपने इसका Ka लिखना है तो Ka कैसे लिखते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट है H पॉजिटिव आइन और HCOO नेगेटिव आइन, जबकि रिएक्टेंट है HCOOH। pH आपको दी हुई है 2.38, कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH भी आपको सवाल में दी हुई है 0.10। सबसे पहले आप हाइड्रोजन आइन की कंसंट्रेशन मालूम कर लें। कैसे मालूम करेंगे? H पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन pH की मदद से मालूम करेंगे। मैंने लिखा है एज, नजर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पर, एज रेड कलर का लिखा है मैंने। H पॉजिटिव आइन का फार्मूला होता है 10⁻⁻⁻ pH। ये जितने भी मोनोबेसिक एसिड होते हैं जो एक H पॉजिटिव लूज करते हैं, उनके लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है H पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए कि H पॉजिटिव आइन किसके बराबर है? 10⁻⁻ pH के बराबर। मतलब 10⁻⁻ pH की वैल्यू 2.83 दी है तो 10⁻⁻2.83 लिखें और कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा H पॉजिटिव आइन इज इक्वल टू, राइट साइड पर मैंने लिखा है 4.17 इंटू 10⁻³ मोलर। अब H पॉजिटिव आ चुका है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर गौर करें, वो जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है उस पर गौर करें कि जितने H पॉजिटिव आइन पैदा हो रहे हैं उतने ही HCOO नेगेटिव आइन पैदा हो रहे हैं, यानी बराबर पैदा हो रहे हैं। तो जब H पॉजिटिव आइन हमने मालूम कर लिया 4.17 इंटू 10⁻³ है तो HCOO नेगेटिव भी 4.17 इंटू 10⁻³ होगा। अब आप जो HCOOH था शुरू में, चूंकि वो आयोनाइज हो गया, उसने H पॉजिटिव आइन भी पैदा की हैं, HCOO नेगेटिव आइन भी पैदा की हैं, इसका मतलब है HCOOH यानी कि रिएक्टेंट यानी कि एसिड, उसकी मिकदार में कमी आ चुकी है चूंकि वो आयोनाइज हुआ है। कितनी कमी आई है? शुरू में दिया था 0.10 और आयोनाइज कितना हुआ है? 0.00417। भाई ये कहां से आ गया 0.00417? ऊपर देखें, आपने H पॉजिटिव आइन की और HCOO नेगेटिव आइन की कंसंट्रेशन मालूम की है 4.17 इंटू 10⁻⁻3। इसको सादा करके लिखेंगे तो लिखेंगे 0.00417। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन तकरीबन आएगी 0.0958 मोलर। अब आप Ka का फार्मूला लगाएं, ऊपर आइंस की कंसंट्रेशन लिखें, नीचे एसिड की कंसंट्रेशन लिखें, आपका आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻4। ए विनेगर सैंपल इज फाउंड टू है, विनेगर कहते हैं एसिटिक एसिड को, CH3COOH हैव 0.837 मोलर एसिटिक एसिड। इसके हाइड्रोनियम आइन की कंसंट्रेशन उसने बताई है, कैलकुलेट Ka फॉर एसिटिक एसिड। पहली बात याद रखें, बैलेंस इक्वेशन हमें यह बता रही है कि जितना हाइड्रोनियम आइन पैदा हो रहा है H3O पॉजिटिव, उतना ही एसीटेट आइन भी पैदा हो रहा है CH3COO नेगेटिव, बराबर पैदा हो रहे हैं दोनों के दोनों। अब आपने Ka का फार्मूला लिखा, जब आपने Ka का फार्मूला लिखा तो वो बनेगा, ऊपर प्रोडक्ट आएंगे H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय CH3COO नेगेटिव, नीचे रिएक्टेंट आएगा डिवाइड करके CH3COOH। अब सवाल में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन B मौजूद है और H3O पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन B मौजूद है। अभी मैंने बताया कि जितने H3O पॉजिटिव पैदा होंगे उतने ही एसीटेट आइन भी पैदा होंगे। इसका मतलब एसीटेट आइन की कंसंट्रेशन भी उतनी ही होगी, कितनी? जितनी H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, यानी 3.86 इंटू 10⁻⁻3। अब चूंकि एसिटिक एसिड आयोनाइज हो चुका है, इसका मतलब है एसिटिक एसिड की मिकदार में कमी आ गई है। कितनी कमी आई है? जितना हाइड्रोनियम आइन बन चुका है। तो आप क्या करेंगे, टोटल मिकदार में से हाइड्रोनियम आइन की मिकदार को माइनस कर दें। अब शुरू में आपको एसिटिक एसिड की टोटल मिकदार दी हुई है 0.837 और माइनस करेंगे उसमें से 3.86
इंटू 10⁻⁻3, जिसे सादा करके लिखें तो मैंने नीचे जाके लिखा है 0.00386, तो माइनस करके आंसर आएगा एसिटिक एसिड का दाईं तरफ 0.833 मोलर। अब फार्मूला लगाएं के ए का, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, के ए का आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, some of silver chloride solution was added, state the effect of concentration of silver ion on equilibrium। ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक कॉमन आइन आ गया, दोनों में क्लोराइड और क्लोराइड आइन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, लिहाजा रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और सिल्वर क्लोराइड की आयोनाइजेशन का अमल डिक्रीज कर गया। हाउ डज ए बफर सॉल्यूशन मेंटेन्स पीएच स्टेबिलिटी। बफर सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन विच रेजिस्ट स्मॉल चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस। तो ये कैसे अपना किरदार अदा करता है, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं बफर सॉल्यूशन की। एसिडिक बफर, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। आपने अगर इसमें इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आइन ऐड कर दिया तो पैदा होने वाला H पॉजिटिव आइन पीएच को चेंज करेगा, फौरन H पॉजिटिव आइन को क्लच कर लेगा एसीटेट आइन। कहां से आया एसीटेट आइन? भाई ऊपर देखें, एसिटिक एसिड में भी एसीटेट आइन है और सोडियम एसीटेट में भी एसीटेट आइन है, CH3COO नेगेटिव। लिहाजा ये वाले एसीटेट आइन फौरन उस पैदा होने वाले H पॉजिटिव को क्लच करेंगे, पकड़ लेंगे और मिलाकर क्या बनाएंगे? एसिटिक एसिड, जो कि बहुत वीक एसिड है। लिहाजा जितना H पॉजिटिव एक्स्ट्रा पैदा होगा जो पीएच को चेंज कर सकता है वो पकड़ा जाएगा, वीक एसिड एसिटिक एसिड पैदा होता जाएगा, जिसकी वजह से पीएच में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। कैलकुलेट पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक एसिड है और एक उसका साल्ट है। एसिड है HF और वो दिया हुआ है 0.50 और साल्ट है फ्लोराइड साल्ट, सोडियम फ्लोराइड या पोटासियम फ्लोराइड 0.545 मोलर आफ्टर एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहां मसला एक और पैदा हो गया कि 0.40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पैदा किया है। सबसे पहले आपको हेंडरसन इक्वेशन याद होनी चाहिए, दैट इज पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। पहले तो pKa निकालते हैं। pKa का फार्मूला क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। अब Ka की वैल्यू सवाल में दी हुई है 6.8 इंटू 10⁻⁻4। वैल्यू पुटअप करें, pKa का आंसर आ जाएगा 3.17। अब आ गई हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन में उसने आपको एसिड दिया है 0.50 और उसने आपको साल्ट दिया है 0.45। वैल्यूज पुटअप करेंगे, pH इज इक्वल टू 3.17 प्लस लॉग 0.45 डिवाइडेड बाय 0.50, तो कैलकुलेट करके आंसर आएगा 3.12। नेक्स्ट देखें, इसका अगला पोर्शन है, ये एंड के बाद वाला। ये जो पिछला सवाल था बिफोर वाला हिस्सा है, यानी इस सवाल का पहला हिस्सा था बिफोर और दूसरा हिस्सा है आफ्टर। ये बिफोर वाला हिस्सा मैंने पहले करके दिया है, अब आफ्टर पर चलते हैं। आफ्टर में कुछ तब्दीली आएगी। क्या किया है आफ्टर में? एक्चुअली हमने इसमें 0.40 ग्राम NaOH शामिल किया है। अच्छा, जब आप 0.40 ग्राम शामिल करेंगे NaOH 1 डेसीमीटर क्यूब में, तो पहले तो आप इसके मोल निकाल लें NaOH के, और मोल का फार्मूला है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। 0.40 मैस है और 40 ग्राम मोलर मैस है, डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे 0.010 मोल। अब एक इक्वेशन लिखते हैं, NaOH प्लस HF प्लस OH नेगेटिव। ये HF तो एसिड है जो हमारे पास मौजूद है और OH नेगेटिव वो बेस है जो अब हमने डाली है NaOH। ये नीचे जाकर इक्वेशन देखें, रेड कलर में मैंने लेफ्ट साइड पर लिखी है खुद हाथ से। NaOH डाला है, वो आयोनाइज होकर Na पॉजिटिव आइन पैदा करेगा और OH नेगेटिव आइन पैदा करेगा।
चूंकि NaOH जो हमें दिया गया है, पहली लाइन में मैंने उसके मोल निकाले हैं 0.010। अब नीचे जाकर लेफ्ट साइड पर नीचे रेड कलर में जो मैंने लिखा है उसमें देखें, NaOH था 0.01, तो टूटकर आयोनाइज होकर Na पॉजिटिव आयन पैदा कर रहा है 0.01 और OH नेगेटिव आयन भी पैदा कर रहा है 0.01। इसका मतलब यह हुआ कि 0.01 OH नेगेटिव आयन पैदा हुआ, वो HF के साथ रिएक्ट करेगा। जरा दूसरी लाइन में देखिए जहां इक्वेशन लिखी है HF प्लस OH। अच्छा, ये OH HF में से H को निकाल के वाटर बनाएगा, इसका मतलब है पीछे फ्लोराइड आयन बच गया, यानी फ्लोराइड आयन का मतलब है साल्ट। इसका मतलब है जो एसिड था HF वो तो खत्म हो गया। कितना खत्म हुआ है? जितना OH नेगेटिव आयन आपने डाला। कितना डाला OH नेगेटिव आयन? 0.010 OH नेगेटिव आयन डाला था, उसने 0.010 HF खा गया। इसका मतलब है HF में कमी आ जाएगी और प्रोडक्ट वाली साइड पर फ्लोराइड आयन उतना पैदा हो गया, यानी फ्लोराइड आयन साल्ट को कहते हैं, ये 0.01 पैदा हो गया। इसका मतलब एसिड की कंसंट्रेशन में कमी आ गई और साल्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो गया। तो नंबर 1 मैंने दायरा बना के लिखा है HF, ये एसिड है। पहले 0.50 था शुरू में, इसमें कमी आ गई है 0.010, तो कमी आने के बाद इसकी कंसंट्रेशन बची 0.49। जबकि फ्लोराइड आयन हमारे पास साल्ट है, उसकी स्टार्ट पर कंसंट्रेशन थी 0.45 और उसमें जब एसिड डाल दिया 0.010 मजीद साल्ट पैदा हुआ और नई कंसंट्रेशन बन गई 0.46 मोल। अब आप दोबारा पीएच का फार्मूला लगाएं, दोनों की नई वैल्यूज पुटअप करें और पीएच की वैल्यू आ जाएगी 3.14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इन विच 0.11 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.09 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन आर प्रेजेंट। एक एसिड है, एक साल्ट है, Ka की वैल्यू आपको दी हुई है। Ka से सबसे पहले pKa निकाल लें और pKa का फार्मूला है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, तो pKa की वैल्यू आ गई 4.37 और pH का फार्मूला आपको आता ही है pKa प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। ये राइट साइड पर मैंने हेंडरसन इक्वेशन लिखी भी है, वैल्यूज पुटअप करें, आपका आंसर आ जाएगा। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज, ये KSP दी हुई है सिल्वर क्लोराइड की। ए सॉल्यूशन ऑलरेडी कंटेन 0.10 सिल्वर क्लोराइड। सॉल्यूशन में सिल्वर क्लोराइड है, इसका मतलब है सॉल्यूशन में है, मतलब वो आयोनाइज्ड हालत में है, यानी इतने ही सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन मौजूद है। आगे कहता है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए सॉल्यूशन। अब आपने सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी खुद मालूम करनी है। अगर सॉल्यूशन में 0.10 मोलर NaCl B ऐड कर दें। सबसे पहले देखें NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है सारा आयोनाइज हो जाएगा। जब ये सारा आयोनाइज हो जाएगा तो 0.10 मोल पैदा करेगा क्लोराइड आयन के। अच्छा, अब सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या है? S, फर्ज करें S है, तो इसमें सिल्वर आयन कितने होंगे? S होंगे। अब आप फार्मूला अप्लाई करें KSP का, ये नीचे जाकर लेफ्ट साइड पर मैंने KSP का फार्मूला लिखा है। KSP इज इक्वल टू सिल्वर पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई बाय क्लोराइड नेगेटिव आयन। तो क्लोराइड नेगेटिव आयन तो कांस्टेंट रहेंगे, चूंकि सोडियम क्लोराइड भी पैदा कर रहा है। कितने पैदा कर रहा है? 0.10 और KSP की वैल्यू आपको दी हुई है, उसने 1.77 इंटू 10⁻⁻10। तो पीछे बच गया सिल्वर आयन जिसको हमने S से जाहिर किया है। तो यहां कैलकुलेट करके मैथमेटिकली हम S की वैल्यू को डिटरमिन कर लें। सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम कार्बोनेट इज बेसिक, वाई द सॉल्यूशन इज अल्कालाइन। देखिए, जब आप पोटासियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये पोटासियम आयन पैदा करेगा और कार्बोनेट आयन पैदा करेगा। ये जो कार्बोनेट आयन है इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ये पानी के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव आयन पैदा करता है। सॉल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव आयन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन की नेचर अल्कालाइन बन जाती है। प्रेडिक्ट वेदर कैल्शियम सल्फेट विल बी प्रेसिपिटेटेड और नॉट व्हेन 10⁻³ मोलर ऑफ ईच कैल्शियम आयन एंड सल्फेट आयन इज मिक्स्ड टूगेदर।
सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि प्रेसिपिटेट बनेगी कि नहीं बनेगी, इसका फैसला हम दो चीज़ों को कंपेयर करके निकालते हैं। एक है आयोनिक प्रोडक्ट क्यू जिसको मैंने दायरा भी लगाया, और एक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। तो पहले तो देखिए KSP उसने हमें सवाल में दिया हुआ है, KSP उसने सवाल में हमें दिया हुआ है, डेट इज, बल्कि सवाल में नहीं दिया हुआ, ये याद कर लें आप, एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, इस वैल्यू को याद कर लें, 2.4 इंटू 10⁻⁻5 KSP। अब आप Q निकाल लें, Q भी वैसे ही निकालते हैं जैसे KSP निकालते हैं, फर्क सिर्फ ये है KSP में दोनों आइंस की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेते हैं, जबकि Q निकालने के लिए दोनों आइंस की इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं। अब सवाल में दोनों की कंसंट्रेशन दी है, एक की है 10⁻⁻3, दूसरे की भी है 10⁻⁻3, मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी 10⁻6। अब गौर करें, Q की वैल्यू छोटी है जबकि KSP की वैल्यू बड़ी है। चूंकि Q की वैल्यू छोटी है और KSP की वैल्यू बड़ी है, लिहाजा कैल्शियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री, एंड चैप्टर नंबर 9 दैट इज एसिड बेसिस केमिस्ट्री। मैंने दोनों चैप्टर्स आपको तैयार करवाए हैं, इसके तमाम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं विद सॉल्यूशन आपके सामने रखे हैं, आपने इनको तैयार करना है। 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसको लाजमी मिलेंगे, हाँ आप पंजाब के बोर्ड से हैं या आप फेडरल के बोर्ड से हैं। इन क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस को तैयार करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह डे 6 का लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हूंगा फॉर 2 चैप्टर्स विद अगेन 5 शॉर्ट क्वेश्चन इन द बोर्ड। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।